जय श्री माता जी। सप्तशृंगी गढ़ वनी नासिक में पधारे विश्व के सभी सहजी भाई बहनों का हम नासिक कलेक्टिविटी की तरफ से संपूर्ण हृदय से स्वागत करते हैं। हम जल्द ही मेडिकल सेमिनार को शुरुआत करेंगे, तो सबसे विनती है कि पूजा पंडाल में आके बैठ जाइए। तो शुरू करते हुए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही पवित्र भूमि है कि आदि शक्ति का स्वयंभू स्थान यहाँ पर है सप्तशृंगी गढ़ पर। जो ऊपर दर्शन कर आए होंगे उन्हें महसूस हुआ होगा कि आदि शक्ति स्वयं यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि इस जगह पर हमें बहुत सालों से ये पूजा आयोजित करने का सम्मान मिल रहा है और बहुत से सहयोगियों ने आज तक इस पूजा का लाभ लिया है। इस पूजा के निमित्त से या इस पूजा का निमित्त जो है उसकी प्रस्तावना और हम आज जो मेडिकल सेमिनार करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं वसंत काले अंकल को इनवाइट करूंगी। जय श्री माता जी। सर्व सहयोगांचा या आदिशक्तीच्या पूर्ण पीठावर या आदिशक्तीच्या ठिकाणी स्वागत आहे। आणि हा जो 2 दिवसाचा सोहळा या ठिकाणी आपण आयोजित केलेला आहे, जसं आत्ताच सांगितलं ऐश्वर्याने की 2011 पासून याची सुरुवात झालेली आहे। तर यावर्षी आपण या पूजेला सोहळ्याला हवन आणि पूजा आपण एक सेमिनार पण सुरू करतोय। तर त्या दृष्टीने विषय असा आहे की अध्यात्मामध्ये जर प्रगती करायची असेल तर आरोग्य चांगलं पाहिजे आणि अध्यात्माने आरोग्य पण बरं होतं, जे दोन्ही गोष्टी एकमेकाला पूरक आहेत। तर त्यामुळे आरोग्याला आपण महत्त्व देऊन आपण अध्यात्माकडे वळतोय। तर त्या दृष्टीने जेव्हा आम्ही डॉक्टर साहेबांना या ठिकाणी आमंत्रित केलं की आजचा हा सेमिनार आपण कंडक्ट करावा, आणि त्यांनी लगेच विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी ते आलेत। तर आपण सर्वजण त्याचा लाभ घेऊ आणि जे या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं जाईल आपण निश्चितच प्रॅक्टिस करणार आहोत, जेणेकरून आपली आध्यात्मिक प्रगती पण होईल। हा कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण लगेचच या ठिकाणी हवनाचा कार्यक्रम होईल। तर मी ऐश्वर्याला विनंती करतो की डॉक्टर साहेबांचं त्यांनी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना इंट्रोडक्शन द्यावं। तसं तर डॉक्टर साहेबांना आपण ओळखता, त्यांच्या बाबतीत ते सांगतील आणि आपण त्यांना या ठिकाणी ऐकूया। आज के जो हमारे वक्ता है डॉक्टर संदीप राय, तो शायद ही हिंदुस्तान के कोई सहयोगी होंगे जो उन्हें नहीं जानते। श्री माता जी के साथ रहे हैं। अभी डॉक्टर अंकल जो है वो यूनिट हेड है और प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, MGM इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंस नवी मुंबई में। वो कंसल्टेंट फिजिशियन भी है अपोलो हॉस्पिटल मुंबई में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाशी हेल्थ सेंटर को उन्होंने हेड किया था 2001 से लेकर 2013 तक। तो बहुत प्यार के साथ, सम्मान के साथ और तालियों के साथ हम डॉक्टर अंकल का स्वागत करेंगे।
तो जैसे हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं, आई इनवाइट डॉक्टर अंकल एंड काया अंकल. काळे काकू. काकू या. So now I hand over to Dr. Uncle. जय श्री माता जी. बहुत बहुत धन्यवाद काले जी, आपका और आपकी टीम का, कि आपने इतना बहुमूल्य अवसर दिया. बहुत साल पहले मैं आया था, 2012 में, तभी ये पूजा चालू हुई थी. और उसके बाद हम देख रहे हैं कितना विशाल स्वरूप आप लोगों ने इस आदिशक्ति पूजा को दिया है. सप्तशृंगी दर्शन करने का अवसर मिला सवेरे, और जब यहाँ से चले तो वाइब्रेशन चालू हो गए. सीढ़ी पे भीड़ थी, तो हमारे सहयोगी भाई बोराडे जी और भागवत जी, उनकी जान पहचान भी थी, तो उन्होंने जल्दी भी कराया श्री माता जी की कृपा से. लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उनको यही कह रहा था जितना टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरिंग हो रही है, वाइब्रेशन आ रहे हैं. और उसके बाद जैसे यहाँ आया तो वाइब्रेशन दुगने तिगने हो गए. जब खाना खाने बैठा तो सप्तशृंगी के वाइब्रेशन है, पूजा के वाइब्रेशन है, कलेक्टिविटी के वाइब्रेशन है, या सब मिलजुल के बहुत ही सुंदर एनर्जीज फील होती हैं, बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस फील होते हैं. और इसीलिए श्री माता जी हमको किसी बहाने बुलाती हैं. तो जो सेमिनार सत्संग था वो तो हमारा खाने पे ही हो गया. आपके बोराडे जी और भागवत जी के साथ हम कम से कम आधा पौना घंटा बैठे, और बहुत सारी बातें हुई सहज में, कैसे गहनता लानी चाहिए, कैसे होना चाहिए. तो उनको मजाक में मैं यही कह रहा था कि सेमिनार तो यही हो गया हमारा. और यही मैं कहता हूँ गूढ़ बात सहज योग की जो मुझे समझ आई, कि मुझे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन जो महसूस होते हैं वो श्री माता जी की बात करने में होते हैं. मुझे पूजा से भी ज़्यादा वाइब्रेशंस जब श्री माता जी की बात करते हैं, जब श्री माता जी की कोई कहानी बताते हैं या श्री माता जी के साथ कोई बिताया हुआ अवसर बताते हैं, तो जो आपको अनुभूति होती है वो अनुभूति बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है. तो बहुत सेमिनार में जाते हैं, मैं
डॉक्टर मधुर के साथ जाता हूँ, वो आ नहीं पाई क्योंकि हमारी मदर काफ़ी एजिड हैं, 90 ईयर्स की हैं और घर में कोई नहीं था तो उनको रुकना पड़ा। नहीं तो वो मेडिकल के बारे में बात करती है, मैं तो श्री माता जी की ही बात करता हूँ क्योंकि मेरे लिए वही सत्संग है। सहज योगी का सत्संग सिर्फ श्री माता जी की बात करने में है और बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि किसी भी कारणवश, चाहे कोई पुराने जन्म की पुण्याई हो या फिर आदि शक्ति का बहुत ज़्यादा उनकी अनुकंपा हो या उनका बहुत ज़्यादा कंपैशन हो, कि मुझे काफ़ी वक्त मिला श्री माता जी के सम्मुख रहने का, बातें सुनने का, बातें जो वो लोगों से करती थी वो उनको सुनने का, बातें उनसे खुद भी करने का। और वो जो भी कुछ मुझे याद है, मतलब अगर मैं घंटों में कहूँ तो कई 100 घंटे मैं श्री माता जी के साथ, मुझे ये सौभाग्य मिला होगा बैठने का और अनेकों लीडर से, अनेकों लोगों से बातें करती थी, सुनने का, बीच में खुद भी कुछ प्रश्न पूछने का, उसका उनका उत्तर देने का, घंटों तक। लेकिन उस टाइम मुझको इतनी वो नहीं थी कि मैं उसको लिख लूँ कहीं पे, और अब मुझे कुछ 15-20 मिनट का ही याद रहता है जो कि मैं यूजली सेमिनार्स में जाके बताता हूँ। तो जब काले जी ने कहा कि मेडिकल सेमिनार करते, मैंने कहा मेडिकल सेमिनार तो बहाना है, बीमारी वगैरह तो सब फेथ से ठीक हो जाएगी। अगर आपको वाइब्रेशंस अच्छे पता हैं तो आपको पता लग जाता है कौन सा चक्र मेरा पकड़ा हुआ है, और उसके क्लियरिंग मेथड्स तो हर जगह लिखे हैं। लेकिन एक विशेष बात जो बताना चाहता हूँ कि 1995 में श्री माता जी ने बोला कि आप प्रतिष्ठान आइए 20 दिन के लिए, मैं आपको सहज योगा सिखाऊंगी। तो अब उस टाइम मैं बिल्कुल यंग डॉक्टर था, तो मुझे कुछ भी इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, और मैं अपने कैरियर में इंटरेस्टेड रहता था कि मैं और अमेरिका चला जाऊं या कोई बड़ी डिग्री और कर लूं, बड़े अस्पताल में काम करने लगूं, प्रैक्टिस करने लगूं। तो मेरा हमेशा से मेरा ध्यान इसी में लगा रहता था कि अपने कैरियर को कैसे। तो श्री माता जी ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप वाशी जाएं, वहाँ पे मेरे पास एक जगह पड़ी है, उसमें मैं एक हेल्थ सेंटर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा श्री माता जी हॉस्पिटल बनाना चाहती हैं? तो बोली हाँ हॉस्पिटल। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। मैंने कहा श्री माता जी ऐसे आईसीयू बनाएंगे, ऐसे वार्ड बनाएंगे, ऐसे लैब बनाएंगे? तो बोली नहीं नहीं बेटे, वो सब नहीं बनाना है मेरे को सहज योगा का हॉस्पिटल बनाना है। तो मैंने कहा तो श्री माता जी सहज योगा हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसमें आप मेरे को कैसे उसमें सोच रहे हैं? श्री माता जी ने कहा मैं सोच रही हूँ कि आप जाके उसको उधर आप चलाइए उसको जाके। तो मैंने श्री माता जी से कहा श्री माता जी वो मेरे बस की बात नहीं है और मैं नहीं उसको चला पाऊंगा, क्योंकि मुझे ना तो वाइब्रेशन महसूस होते हैं, ना मैं किसी के चक्र बता सकता हूँ, ना मेरी इतनी भक्ति है, ना मेरा इतना समर्पण है, ना मुझे इतना विश्वास है। और आपको श्री माता जी अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल या ऐसा कोई सेंटर बनाना है तो आप किसी अच्छे सहयोगी को भेजिए। और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं आपको अच्छे सहयोगी बताता हूँ जो ये काम बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। अब श्री माता जी का खेल है, कहती बताइए कौन कर लेगा। मैंने 2-3 नाम उनको बताए, बहुत अच्छे सहयोगी के बताए जो घर में सेंटर्स चलाते थे, हम लोग उनके पास जाते थे, हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे सहज योगा में। तो श्री माता जी थोड़ा मुस्कुराई, हंसी, वो बोली नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा श्री माता जी मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो का महत्व बता रहा हूँ। मैंने कहा श्री माता जी मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, मुझे कुछ नहीं आता है। बोली नहीं नहीं आप उधर जाइए और हो जाएगा, आप सब सीख जाएंगे, मैं आपको सहज योगा सिखा देती हूँ। तो मैंने कहा श्री माता जी वो तो ठीक है पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मैंने अभी MD DNB करा है, जैसे MD जैसी डिग्री मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो
माता जी ने कहा नहीं यही रियल साइंस है, आप जाइए। तो मैंने फिर श्री माता जी से निवेदन किया, श्री माता जी मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा आप जाएंगे कि नहीं? मैंने कहा श्री माता जी आप कहेंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं आपको मना नहीं कर सकता, पर मैं वहाँ कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने कहा कि कुछ करना नहीं है तो पेशेंट कैसे ठीक होगा? तो अब देखिएगा इसमें दो बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इसको पकड़िएगा। तो उन्होंने बोला पेशेंट कैसे ठीक होगा? बोले पेशेंट तो ठीक होएगा। मैंने कहा कैसे होगा? मुझे तो पता नहीं लगेगा पेशेंट का कौन सा चक्र पकड़ा है और मैं उसको कैसे क्लियर करूंगा, तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है। बोले आपको कुछ पता ही नहीं करना है। तो फिर मैंने कहा कि अगर मुझे चक्र भी नहीं पता करना है, कुछ करना नहीं है, तो फिर मैं वहाँ पे बैठ के करूँगा क्या? पेशेंट ठीक कैसे होगा? बोले बेटा कुछ भी नहीं करना है, मेरी फ़ोटो ले लो, फ़ोटो पेशेंट को दे दो, उसके सामने मेरी फ़ोटो रख दो, एक दिया जला दो, आप पेशेंट के पीछे बैठ जाओ और आप सिर्फ मेरे से प्रार्थना करो, प्रे टू मी, श्री माता जी प्लीज क्योर द पेशेंट, एंड इफ द पेशेंट डिजर्व्स टू बी क्योर्ड ही विल बी क्योर्ड। यानी कि अगर वो पेशेंट डिजर्व करता है क्योर होने के लिए, डिजर्व से उनका मतलब था उसकी उतनी भक्ति है, उसका उतना फेथ है, उसका उतना समर्पण है, उसका सहयोग के प्रति उतना वो है, तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आपने वहाँ जाके किसी को ठीक करना है, या आप क्या सोच रहे हैं आपकी वाइफ ठीक करेंगी? कौन ठीक करेगा? करने वाली तो मैं हूँ। तो सिर्फ मेरी फ़ोटो दे दीजिए और फोटो पे पीछे बैठ के सिर्फ मांगिए, श्री माता जी प्लीज क्योर द पेशेंट, एंड इफ द पेशेंट डिजर्व्स टू बी क्योर्ड ही विल बी क्योर्ड। सो इतनी बड़ी बात कि करने वाली श्री माता जी हैं, शी इज द डूअर, शी इज द एंजॉयर। अब जहाँ तक बात है चक्रों की और ब्लॉकेजेस की, तो ये मैं आज डायरी लेके आया हूँ। ये वो डायरी है, इस पे 95 भी लिखा है। ये वो डायरी है जो लेके मैं प्रतिष्ठान के, जब मुझे लेके गई मेरे को, वाइफ को और मेरा बच्चा तब 9-10-11 महीने का था, तो हम लोग गेस्ट रूम में रहते थे, श्री माता जी सेकंड फ्लोर पे रहती थी। तो रोज मैं गेस्ट रूम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता था प्रतिष्ठान के, तो एक फ्लोर चढ़ के ऊपर जाता था। तो सुबह जब श्री माता जी ब्रेकफास्ट के लिए आती थी तो हम लोग जाके प्रणाम करते थे। तो टेबल पे जब नाश्ते के लिए सर सीपी के साथ बैठती थी वहीं प्रणाम करते थे। तो जो सेवा में उस टाइम योगी जी थे, योगी जी आप जानते हैं बहुत प्रख्यात अपने सहज योगी, जिन्होंने इतना धर्मशाला में इतनी बुक्स लिखी, डोनेट किया, उनका स्कूल चलता है वहाँ पे। तो वो रोज आते थे, वो माता जी से उनका काम देखते थे और फिर श्री माता जी जो आज्ञा देती थी वो हम करते थे। और उसके बाद हम फिर रात को जाते थे डिनर टाइम पे और फिर श्री माता जी को प्रणाम करते थे। अब उनकी अनुकंपा देखिए कि वहाँ पे ये सिस्टम था, जब तक दोपहर को श्री माता जी खाना नहीं खा लेती थी, कोई भी सेवा में है वो खाना नहीं खाता था। तो एक दिन उन्होंने पूछा, मिसेस बिकुले करके उनकी सेवा में एक रहती थी, शायद आप कभी मिले हो मिसेस बिकुले से, बिकुले, तो कि खाना हो गया। श्री माता जी ने 3-4 बजे खाना खाया, 4, 4:30, 5 बजे दोपहर का। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी सबने खा लिया, सब श्री माता जी आपके बाद खाते। तो उन्होंने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, अरे ये जो आए हैं ना दिल्ली से, इनको टाइम से 1:30-2 बजे खाना दे दिया करो। श्री माता जी आपने खाया नहीं, इनको खाना दे दें क्या? नहीं नहीं, उनको दे दिया करो आप खाना, उन लोगों को इतना वो नहीं है, आदत नहीं है, उनको टाइम से आप खाना दे दिया करो। तो मिसेस बुकले मुझे बुला के किचन में 1:30-2 बजे खाना खिला देती थी कि श्री माता जी का आदेश है कि आप खा लीजिए। उसके बाद मैं रात को जाता था, रात को श्री माता जी, यही मेरी डायरी है जिसमें मैं लिखता था, और एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें टी सीरीज के कैसेट लगते थे, उसमें मैं टेप करता था जो श्री माता जी बोलते। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू करा, और सबसे पहली बात वो यही बताई कि बेटा ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा प्लान करने से, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी करने से
बहुत ज़्यादा भविष्य में रहने से और बहुत ज़्यादा प्लानिंग से आपका राइट साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उन्होंने मुझे बहुत सिंपल तरीके से बताया, बेटा राइट स्वादिष्टान ये सब एक्टिवेट हो गया, उसकी हीट नीचे जाएगी आपके मूलाधार पे, राइट मूलाधार पे, तो आपको तकलीफ देगी बहुत सारी। उसके बाद वो हीट ऊपर चढ़ेगी तो वो आपके नाभि को भी गर्म करेगी, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन्स को, उसके बाद आपके किडनीज को, उसके बाद आपके पैनक्रियाज को तो डायबिटीज़ कर सकती है। उसके बाद वो हीट ऊपर चढ़ के राइट हार्ट पे आएगी, राइट हार्ट को, उसके बाद वो हीट आएगी आपके, अगर हार्ट पे आ गई तो अटैक हो सकता है, विशुद्धि पे आई तो आपको प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वो हीट क्रॉस करके राइट साइड से इधर लेफ्ट में, जिसको राइट आज्ञा बोलते हैं, राइट आज्ञा पे आके बहुत ज़्यादा हुई तो आपको लेफ्ट साइड पैरालिसिस दे सकते। तो उन्होंने एक बार में बताया मुझे कि ये राइट साइड से जो भविष्य काल में आप रहते हैं और भविष्य की बातें ज़्यादा सोचते हैं, उसकी वजह से जो आपका स्वादिष्टान चक्र है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र ही एनर्जी देता है ब्रेन को, वो ही कन्वर्ट करके देता है फैट सेल्स जो ब्रेन में जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मूव करेंगे स्वादिष्टान चक्र को सोच के, प्लान करके, उतना ही वो हीट जनरेट करता है। वो सारी हीट ऊपर आ जाती है, हीट लिवर में मैक्सिमम जाती है, उसके बाद वो थ्रू ब्लड बाहर निकलती है। लेकिन रास्ते में जितने ऑर्गन्स आते हैं उनको हीट करके वो नुकसान दे सकती हैं। फिर उन्होंने मुझे लिखाया किससे क्या क्या होते हैं, वो मैं इसी में आपको बता दूंगा जो मैंने लिखा है। तो उन्होंने मेरे से कहा 3 तरह की बीमारियां होती हैं बेटा। एक होती है सोमैटिक मतलब जो राइट साइड से होती है, जो राइट साइड से बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक बीमारी। वो बीमारियां मैंने आपको बताई सारी, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका राइट हार्ट पे आ गए तो एस्थमा हो गया, इधर हार्ट अटैक हो गया, आपका पैनक्रियाज में आए तो डायबिटीज हो गया, किडनी में गए तो रीनल फेलियर हो गया। बोले इसका डॉक्टरों के पास भी इलाज होता है, राइट साइड डॉक्टर्स भी डील कर लेते हैं। लेकिन दूसरा है लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड क्या है, ये होता है साइकोलॉजिकल आपका। ये जब आप पास्ट में रहते हैं, जब आप पुरानी बातें सोचते हैं, पास्ट में रहते हैं, ज़्यादा आपको रोना आता है, आपको अपने ऊपर दया आती है कि मेरे साथ ये हुआ, तो आप जब पुरानी बातें सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड पर्सनालिटी। अब वो लेफ्ट साइड के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है। एक स्लीपिंग पिल आती है जो सुला देती है, पर आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, चिंता डिसऑर्डर्स जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये सब नहीं ठीक हो सकते, उसमें बहुत मुश्किल है मॉडर्न मेडिसिन के लिए। तो श्री माता जी ने बताया कि लेफ्ट साइड से जो जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी सारी हो गई, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, सारी लेफ्ट नाभि की सारी एलर्जीज, इस तरह की जितनी भी, और लेफ्ट साइड जैसे राइट साइड आपको ओवर एक्टिव कर देता है हर एक चीज़ को, लेफ्ट साइड सब आपको लिथार्जिक कर देता है। तो लिवर भी लिथार्जिक हो जाता है आपका, ये वाला लेफ्ट विशुद्धि आ जाती है जिससे आपको एंजाइना पेन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए सहज योग के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि सहज योग इसको ठीक कर सकता है। और तीसरी चीज है वो है साइकोसोमैटिक, मतलब सोमैटिक भी और साइकिक भी। यहीं पे दिक्कत आती है कि हम जब भी बात करते हैं, जो भी हमारे जैसे डॉक्टर्स और लोग जो बात करते हैं, वो लेफ्ट की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं। लेकिन अधिकांश बीमारियां कॉम्बिनेशन में होती हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, जिसमें कैंसर भी है। उसमें कुछ आपका राइट साइड होता है और कुछ लेफ्ट भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये बीमारी लेफ्ट को ठीक कर लो तो हो जाएगी या राइट को ठीक कर लो तो हो जाएगी। तो वही सबसे मुश्किल काम है, और उसी के लिए आपको लगते हैं जो सहयोगी, जिनको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, या फिर आप सेंटर्स में जाते हैं जो लोग आपको देख के बता सकते हैं कि कौन सा। क्योंकि अगर आप बीमारी के तरफ से चलेंगे तो या तो राइट की बीमारियां हैं या लेफ्ट की बीमारियां। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो या तो आपको पता होना चाहिए, आपकी सेंसिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि आप पता लगा लें कि मेरा कौन सा चक्र है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को या
जिसके टच में हो, जो आपको ये बता दे। तो अगर आपका ध्यान अच्छा है और अगर आपको सेंसिटिविटी अच्छी है तो आप खुद ही देख लेंगे मेरे हाथ पे कौन सा चक्र मेरा पकड़ा हुआ है, और आप उसको, उसके बड़े सिंपल मेथड्स हैं, निर्मलांजलि में दिए हैं, कई जगह दिए हैं, ट्रीटमेंट बुक्स में दिए हैं, आप वो मंत्र लेके ट्रीट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हमको पता ही नहीं लगता है। जब हमको पता नहीं लगता है तब आती है दिक्कत, क्योंकि इसी डायरी में जो शुरू के चैप्टर हैं उसमें यही बताया मेरे को श्री माता जी ने कि आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा श्री माता जी हमारा काम तो सोचना है। जैसे एक बुखार का पेशेंट आया तो हम सोचते हैं कि इसको मलेरिया हो सकता है या डेंगू हो सकता है या चिकनगुनिया हो सकता है, तो हमारा काम है सोचना। तो माता जी ने कहा सहज योगा बिल्कुल इसके अगेंस्ट में है, इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें एब्सोल्यूट नॉलेज है, सिर्फ आपके हाथ पे पता लग जाएगा क्या है। एंड डायग्नोसिस, इसमें मैंने लिखा हुआ है एक लाइन, अभी मैं पढ़ रहा था आते हुए, डायग्नोसिस विद वाइब्रेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस विद वाइब्रेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस, जो श्री माता जी ने बताई। बोले आप डॉक्टर लोग जिस तरह से करते हैं डायग्नोसिस, वो सोच के और टेस्ट, कह रही टेस्ट पूरा नहीं बता पाएंगे आपको, और आपकी समझ और सोच नहीं पूरा बता पाएगी। और मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस्ड है राइट साइड डिजीज़ के लिए, लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन लेफ्ट साइड की जो डिजीज़ हैं और साइकोसोमेटिक हैं, वो सब सिर्फ सहयोग से जाएंगी, और उसके लिए आपको वाइब्रेशन में प्रवीण होना पड़ेगा। तो जो भी उस टाइम पे डॉक्टर्स हेल्थ सेंटर में काम करते थे, उनको श्री माता जी ने अपनी अनुकंपा से, अपने ब्लेसिंग से उन लोगों को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दी थी। मीन्स उन लोगों को दूसरों के चक्र भी अच्छी तरह समझ आ जाते थे, और इस वजह से ही क्योरिंग हो पाती थी। और जब हम लोग बार बार जाते थे, जिसमें डॉक्टर मधुर राय वगैरह ये इंचार्ज थी, मैं उनको रिसर्च वगैरह में हेल्प करता था। क्योरिंग में ज़्यादा मधुर राय और उनके टीम ऑफ डॉक्टर्स थे सारे। तो जब डॉक्टर मधुर और हम लोग सारे एज ए फैमिली जाते थे श्री माता जी के पास, तो वो एक ही चीज़ पूछती थी, क्योरिंग हो रहा है क्या, पेशेंट ठीक हो रहे हैं क्या। और जब पिताजी थे, सबसे पहले हेल्थ सेंटर जब फाउंड हुआ, जब श्री माता जी ने बनाया, तो प्रोफेसर यूसी राय पिताजी को दिया चलाने के लिए। तो पिताजी हर दूसरे तीसरे दिन माता जी को फ़ोन करके पूछते थे, ऐसा ऐसा पेशेंट आया है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं श्री माता जी, हम देख रहे हैं तो इसको लेफ्ट साइड आ रही है, और पर पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो रहा, आप बताइए। तो श्री माता जी वहाँ से अटेंशन डाल के बोलती थी, डॉक्टर साहब इसका एकादश रुद्र भी ठीक का भी ट्रीटमेंट कर दीजिए, या इस तरह से उनको एडवाइस देती थी। तो वो ट्रीटमेंट उस टाइम के श्री माता जी के उसमें। और जब श्री माता जी लास्ट टाइम आई हैं हेल्थ सेंटर 2007 में, तो उन्होंने बहुत दिन तक श्री माता जी बात नहीं कर रही थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने बात करना शुरू करी। तो जब जा रही थी सेंटर से, तो मैं उनको वैन तक छोड़ने गया था, तो मेरे को बोली कि श्री माता जी ने मेरे को बोला कि बेटा पेशेंट ठीक हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा हाँ माता जी, एटलीस्ट 80% पेशेंट्स को तो बेनिफिट हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा कोई पेशेंट ठीक ना होना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी क्या करना है। तो उनको शायद पिताजी का याद रहा कि वो फ़ोन करते थे। तो श्री माता जी ने बोला, तो मैंने कहा श्री माता जी करने वाली आप ही हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो वैसे ही कर देंगे। कहते नहीं वो तो सब मेरे को करना है, लेकिन माध्यम तो कोई होना चाहिए, तो कुछ समझना आए तो मुझे फ़ोन कर देना। और फिर मुझे याद आया कि अब तो श्री माता जी साकार स्वरूप में नहीं है, लेकिन निराकार में तो हर जगह है। तो श्री माता जी ने, आप सबने वीडियो देखा होगा जिसमें बताया कि भाई बंधन इज द टेलीफोन टू मी, बंधन देना हाथ पे इज लाइक टेलीफोनिंग मी। तो कभी भी मुश्किल में पड़ जाएं, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, उस पर आप लिख लें हाथ से ही और श्री माता जी का बंधन दे दें। और माता जी ने बोला है कि बंधन आप जब करते हैं तो टेलीफोन की तरह। अब ये बात आ गई फोटो की, तो फोटो से ये था कि तब भी मुझे समझा नहीं। उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई कि उन्होंने
बोला कि क्या पिताजी आ सकते हैं, तो हमने कहा हाँ श्री माता जी वो तो आपके परम भक्त हैं, आप जहाँ बोलेंगे आ जाएंगे। तो बोली फ़ोन लगाइए उनको, तो फ़ोन लगाया तो पूछा, तो पिताजी ने कहा कि मैं आ जाऊँगा बम्बई। तो माता जी ने कहा ठीक है, फिर ये सीनियर है इनको चलने दीजिए, आप फिर दिल्ली में रहिए, फिर बाद में आइएगा। तो इस तरह से प्रोफेसर राय ने पहले चालू करा उधर। तो मैं अपना नॉर्मल मेडिकल काम करने लगा, अपना मूलचंद हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, यहाँ मैं काम करता था दिल्ली में। तो अब क्या हुआ, फोटो की बात मैं भूल गया कि मेरी फोटो दीजिएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात खटकती थी कि मैं दिल्ली में कई सहयोगी, सीनियर सहयोगी से पूछता भी था और सुनता भी था कि श्री माता जी किसी की बाधा कर रही थी, वो बहुत बुरी बाधा थी और श्री माता जी को ही काफ़ी, माता जी ने ले ली बाधा, अब निकलने में दिक्कत हो रही है, तो श्री माता जी ने अपनी फोटो रखवाई है सामने और वर्क हो रहा है। तो मैं बहुत हैरान होता था कि श्री माता जी अपनी फोटो रखवा रही, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं देखता था पब्लिक प्रोग्राम जब श्री माता जी करती थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में 88, 89, तो श्री माता जी साक्षात ऐसे माइक पे खड़े होकर बात कर रही हैं, पर उनकी फोटो बिल्कुल ऐसे लगी होती थी। फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि श्री माता जी साक्षात हैं, अब मैं साक्षात यहाँ हूँ और मेरी फोटो भी आप रखेंगे तो मेरे को, मैं यंग डॉक्टर था 28-29 साल का, मुझे समझ में ही नहीं आता था। फिर मैंने कुतुब में देखा, फिर मैंने सुना कि श्री माता जी ने फोटो रखी अपनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत दिन तक मैं समझा नहीं। कुछ दिन पहले मैंने एक लेक्चर सुना, कुछ दिन पहले, 35 साल पहले, 35 साल बाद, उसमें श्री माता जी कह रही हैं, अब बात कोरिलेट करिए फोटो से, कि जब मैंने सहयोग का काम शुरू किया तो मुझे ये समझ में मुश्किल हो रहा था समझना कि मैं सारी दुनिया में कैसे जाऊं और इन पर्सन सबको मैं साक्षात्कार दूं। तब मेरी नज़र में मेरी एक फ़ोटो पड़ी थी सामने, वो मेरी नज़र में आई, मैंने देखा मेरी फ़ोटो से चैतन्य आ रहा है। मैंने एक और करीब लाके देखा तो उसमें अच्छा खासा चैतन्य आ रहा था। तब श्री माता जी ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी फ़ोटो अब आप लोगों को दे दीजिए और उनसे कहिए उसके आगे मेडिटेट करें, क्योंकि मेरी फ़ोटो में, उन्होंने ये लेक्चर में बताया श्री माता जी कि ये पहली बार है कि किसी अवतार का लाइव फोटो खींचा गया है ह्यूमैनिटी में। इस संसार में जब तक इंसान, जब से पैदा हुआ है इंसान, आज तक किसी भी इनकारनेशन अवतार का फोटो नहीं खींचा गया। मेरी फोटो, लाइव फोटो, किसी भी गॉड की नहीं है और इस फोटो में मेरे वाइब्रेशन ही नहीं, मेरी इच्छा है, मेरा चित्त है, मेरी ये है कि मैं लोगों, ये फोटो लोगों को वाइब्रेशन दे, साक्षात्कार दे सकती है। इस फोटो में 5 एलिमेंट है, इसमें लाइट है, इसमें अर्थ है, इसमें 5 एलिमेंट है। और ये फोटो सिर्फ फोटो नहीं है, इसमें से मतलब एक जागृत ईश्वर की फोटो है। और उन्होंने कहा कि आपको कुंडलनी जागरण ये फोटो दे सकती है, जो कि कोई भी स्वयंभू नहीं दे सकते। स्वयंभू आपको वाइब्रेशन दे सकते, आप समझे, स्वयंभू से वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन साक्षात्कार, कुंडली अवेकनिंग सिर्फ श्री माता जी की फोटो से। चाहे आप गणपति पुले जाएं, चाहे आप सप्तशृंगी जाएं, चाहे आप पद्मा स्वामी टेम्पल जाएं, चाहे आप बालाजी जाएं, बहुत स्ट्रांग डीटी है। मैंने श्री बालाजी के बारे में श्री माता जी से पूछा कि हमारी वाइफ के घर वाले बालाजी की पूजा करते हैं श्री माता जी, और मैं बड़ा खुश हुआ सोच के कि श्री माता जी कहेंगे अरे वो तो बड़ी खराब बात है, वो तो ये। श्री माता जी ने कहा तो क्या हुआ, तो बहुत स्ट्रांग डीटी है। तो जब मैं गया वहां पे तो सब सिंगी की तरह ही मेरे को नीचे से, जहां होटल्स हैं वहां से वाइब्रेशन, वहां से चैतन्य शुरू हो जाता। तो ये जितनी जगहें हैं, जगन्नाथपुरी है, पार्किंग है 3 किलोमीटर बाहर, पार्किंग से वाइब्रेशन चालू हो जाता है।
पद्मा स्वामी टेम्पल अभी हम त्रिवेंद्रम प्रोग्राम करने गए, घुसते ही आपको वाइब्रेशन होते। बहुत सारी जागरूक जगहें हैं, लेकिन कोई भी कुंडलनी जागरण नहीं दे सकता, क्योंकि कुंडलनी जागरण देवी देवता भी नहीं दे सकते। हम अभी लंच पे यही बात कर रहे थे, यही सत्संग हो रहा था हमारा, कि कुंडलनी अवेकनिंग आप दे सकते हैं लेकिन देवी देवता भी नहीं दे सकते, क्योंकि श्री माता जी ने कहा है मैंने आपको गणेश के रूप में बनाया है। श्री गणेश ही आपके बड़े भाई हैं। आप अपने आप को पहचानिए तो आप क्या चीज हैं। आप लोगों की कुंडलनी हाथ से उठा रहे हैं, ये देवी देवता भी नहीं उठा सकते। ये जिनको आप बहुत बड़े बड़े जो नाम आपके 33 करोड़ लेते हैं, वो सब वाइब्रेशन दे सकते हैं, शुभता दे सकते हैं, आपको वरदान दे सकते हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। कुंडलनी जगाना ये काम सिर्फ श्री माता जी, और श्री माता जी ने वो अपने बच्चों को दे दिया आपको उठा के। तो ये है फोटो की महिमा। और श्री माता जी ने एक बार उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, फोटो रखी उन्होंने और सहज योगी को बोला कि भाई आप करिए, फिर देखा इसमें वाइब्रेशन नहीं है, इसको हटा दो, अभी प्रवाह कर दो और अब आप लोग करिए, आप लोग आके वाइब्रेशन दीजिए। तो एक और लेक्चर में उन्होंने बोला मेरी फोटो को अगर आप आदर से नहीं रखेंगे और उसे आप जागरूक नहीं समझेंगे तो उसमें से वाइब्रेशन चले जाते हैं, फिर उस पर काम नहीं होगा। तो मेरी फोटो को बहुत आदर से ऑल्टर पे, जो आपका होता है माँ की साड़ी का या कुछ लेके ऑल्टर पे वो कपड़ा लगा के दिया जला के रखें। क्योंकि एक लेडी श्री माता जी के पास आके बोली कि श्री माता जी मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, ये है। तो उन्होंने कहा आप ध्यान नहीं करते मेरे फोटो पे? तो मैं तो रोज ध्यान करती हूँ पर कुछ होता नहीं। तो श्री माता जी ने कहा फोटो लाओ। फोटो लाए तो वाइब्रेशन नहीं थे। तो श्री माता जी ने कहा तुमने कहाँ रखा है? कहना है वो ऐसे ही रखा है और घर में सब लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बहू मानती नहीं है तो वो माँ को कुछ बोलती रहती है। तो श्री माता जी ने कहा इसको प्रवाह करिए, अच्छा फोटो लाइए दोबारा इसको, क्योंकि ये फोटो मेरा, इसमें मेरा चित्त है और इस फोटो पे आप जो प्रार्थना करेंगे, इस फोटो पे जो आप करेंगे तो आपको वाइब्रेशन आएंगे और मैं सुन लेती हूँ। तो फोटो का ये तब बोला था मुझे 1995 में कि मेरी फोटो दे देना, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो तब मैंने सोचा माँ ने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, फोटो से कैसे। फिर मैंने ये देखा कि फोटो से श्री माता जी ने अपने प्रोग्राम में रखती हैं ऐसे फोटो। फिर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने सुना सीनियर सहज योगी से कि श्री माता जी ने अपनी फोटो रख के भी ट्रीटमेंट, फिर मुझे समझ में नहीं आया। अब मैंने 2 महीने पहले लेक्चर सुना जिसमें श्री माता जी ने कहा है कि इसमें मेरी इच्छा और सब कुछ है। तो फोटो का ये, अब जो उन्होंने मुझे ये बताया, आपको मेडिकल के हिसाब से बता दूं, 2-4 चीज़ें, 2-3 बातें इसमें कि जो मेरे को उस टाइम उन्होंने बताया, जैसे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में अगर आपका राइट मूलाधार चक्र पकड़ा है तो आपको डिजीजेज हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी डिजीजेस, जैसे बवासीर। और अगर आपका लेफ्ट मूलाधार पकड़ा है तो ये आपको HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और कई बार जो लेडीज़ में फाइब्रॉइड यूट्रस होता है वो भी होता है। और राइट मूलाधार से एक्सेसिव पीरियड्स भी लेडीज़ को होते हैं। तो ये हो गया बेसिकली राइट और लेफ्ट मूलाधार। अब आपके आ गया स्वादिष्टान चक्र में। स्वादिष्टान चक्र में अगर आपका राइट स्वादिष्टान चक्र है तो लेडीज़ में इनफर्टिलिटी, और अगर आपको शियाटिका है राइट साइड का तो वो राइट स्वादिष्टान चक्र से है। अटेंशन, राइट स्वादिष्टान लिवर अटेंशन, तो अगर भटकता हुआ अटेंशन है, कहीं ध्यान नहीं लगता, फोकस नहीं लगता, तो राइट साइड है। और अगर आपका लेफ्ट स्वादिष्टान पकड़ा है तो इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, या फिर बच्चा ना होना, चाइल्डलेसनेस, या फिर आपको लेफ्ट साइड का शियाटिका पेन और बैक पेन। हम लोगों का ऐसा है कि जब घर में आते हैं और देखते हैं, कभी वाइफ से बात होती है किसी के, इधर पूरा लेफ्ट स्वादिष्टान आ रहा है, जैसे हम लोग घर में घुसते हैं पूरा लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, फिर सडनली बोलते हैं अरे मुझे वायरल होने वाला है, और 2 दिन बाद खांसी जुकाम चालू हो जाता। क्योंकि चक्र में पकड़ पहले आ जाएगी बीमारी आने से पहले। तो यही श्री माता जी ने मुझे उन 20 दिनों में बताया कि इसकी डायग्नोसिस एक्यूरेट होती है। पहले हम लेके कैंडल ट्रीटमेंट करने लगते थे,
कैंडल कैम्फर ये वो करिए ठीक करने के लिए, लेकिन हमें ये पता लग जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन घुस गया आपके। फिर आपके आ गए आप नाभि चक्र पे, तो नाभि चक्र का आपका राइट साइड तो वही ओवरहीट, पेप्टिक अल्सर हो गया, आपको हॉट लिवर हो गया और जॉन्डिस हो गया। और अगर आपका लेफ्ट नाभि है तो ज़्यादा एलर्जीज आपकी ज़्यादा हो गई। लेफ्ट नाभि का मेन काम ये, और राइट स्वादिष्टान एंड लेफ्ट नाभि कॉम्बिनेशन इज डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की बीमारी, ल्यूकीमिया की बीमारी, अर्टिकेरिया की बीमारी, आर्थराइटिस, हमेशा आपकी नाभि अनसेटिस्फाइड है, नाभि चक्र, तो घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। तो दान कीजिए, खोलिए नाभि को, जनरस बनिए, गृह लक्ष्मी का आदर कीजिए। गृह लक्ष्मी लेफ्ट नाभि, आपकी गृह लक्ष्मी तत्व आपका जागृत होना चाहिए, तो आपको ये डिजीजेज नहीं आएंगे। फिर अगर आप आके वॉइड में आते हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय वॉइड, तो वॉइड के डिजीजेज वही है, इरिटेबल बावल, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब डिजीजेज जो हैं वो वॉइड की हैं। और सबसे बड़ी बात है, कैंसर बीमारी में भी अक्सर वॉइड और एकादश रुद्र कैच हो जाता है, वॉइड और एकादश रुद्र कैच हो जाता है, वरना मेजर कैंसर्स जो हैं वो लेफ्ट साइड से आते हैं। अब आते हैं आपके पास हार्ट के लिए, तो सेंट्रल हार्ट की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर और इनसिक्योरिटी। सेंट्रल हार्ट मतलब इनसिक्योरिटी हो गई आपको, और ब्रेस्ट कैंसर इसकी मेन बीमारी है। ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्योंकि ये गणपति, यहाँ से सारे गण, गणपति के जो छोटे गण हैं, जो इम्यूनिटी है अपने बॉडी की, वो रेगुलेट होती है। तो यहाँ से अगर आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं, फियरफुल हैं, तो आपका सेंट्रल हार्ट पकड़ता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस के बढ़ जाते हैं। लेफ्ट विशुद्धि जो है, गिल्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं, तो इससे आपको एंजाइना की तकलीफ हो सकती है। और राइट साइड में जब हीट आती है ऊपर, आपके राइट स्वादिष्टान से लीवर पे और हार्ट पे आती है क्रॉस करके, तो आपको हार्ट अटैक की तकलीफ हो सकती है, या बहुत तेज़ धड़कन होना, या एरिथमिया होना। अब विशुद्धि चक्र पे आएंगे, तो राइट विशुद्धि पे, हीटेड राइट विशुद्धि आपको हाई ब्लड प्रेशर देगी, और ऐसे ही लेफ्ट विशुद्धि आपको लो ब्लड प्रेशर देगी। राइट विशुद्धि में थायराइड को भी कंट्रोल करती है, तो राइट ओवर एक्टिव है तो हाइपर थायराइड हो जाएगा, आदमी पतला होने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। और अगर लेफ्ट साइड से आता है तो हाइपोथायराइड हो जाएगा, मोटापा होने लगेगा, आलस होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्किन मोटी हो जाएगी उसकी। और चीज़ें जो राइट विशुद्धि से होती है, ड्राई आइज, रनिंग नोज, और जो लेफ्ट विशुद्धि से होती है वो स्पॉन्डिलोसिस, ब्लॉक नोज, साइनोसाइटिस, ये सब चीज़ें होती है। अब इसके ऊपर हम आएंगे तो आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे श्री माता जी ने बोला कि जो आपकी राइट आज्ञा है वो इधर से क्रॉस होके जब इधर आएगी तो उसको हम राइट आज्ञा बोलते हैं। तो राइट आज्ञा आपकी है पिट्यूटरी, और ये आपको देती है लॉट ऑफ थॉट्स, हॉट टेम्पर, लॉट ऑफ थॉट्स, आपका दिमाग चलता रहता है। आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं सारी रात पिक्चर चलती रहती है दिमाग में। मेरे पास तो बहुत पेशेंट आते बोलते हैं सारी रात पिक्चर चलती रहती है दिमाग में, सो नहीं पाते। तो स्लीपलेसनेस, लॉट ऑफ थॉट्स, हॉट टेम्पर्ड, और लेफ्ट से आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन और मिर्गी भी हो सकती। सो लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा, ये सब हैं। और बैक आज्ञा से आपको, बैक आज्ञा से मेनली मिर्गी के दौरे और एपिलेप्सी हो जाती है। और जब सहस्त्रार पे आते हैं तो ये श्री माता जी का सेंटर है, यहाँ पे महामारी, आप जैसे लेप्रेसी, कोढ़ का रोग, ये सब जो चीज़ें हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ओवर एक्टिव, ओवर हीटेड लेफ्ट साइड से होती है। और कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी होती हैं मूलाधार से, तो आपको श्री गणेश को प्रे करना है। एक और चीज़ जो मेरी डायरी में मैंने आज ही देखी, ये मैं देख रहा हूँ 25-30 साल बाद, आपके सेमिनार में आने के लिए मैंने निकाली, इसमें देखा डायग्राम बना हुआ है हेल्थ सेंटर का, जो श्री माता जी ने जब मुझे भेजा था कि देख के आओ कैसा कैसा है, तो उसका पूरा चित्र बना हुआ है। तो इसमें एक चीज़ लिखी है कि श्री गणेशा सेलेक्ट्स द जीन्स फॉर योर चाइल्ड। लेडीज़ के लिए, आपके जब बच्चा होता है तो माता पिता के दोनों के जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो एक दोनों के मिल के बच्चे का फाइनल बनता है कि ये कैसा, तो कौन से माँ के जीन्स, कौन से पिताजी के जीन्स उस बच्चे में जाएंगे, ये श्री गणेशा सेलेक्ट करते हैं। अब आप समझिए कि अगर आपका श्री गणेश डिस्टर्ब्ड है
आदमियों के लिए ज़्यादा। अगर श्री गणेश आपका डिस्टर्ब्ड है तो आप समझ लीजिए कि श्री गणेश का अटेंशन वहाँ से चला गया है मूलाधार से, तो आपके बच्चे का जेनेटिक कॉम्पोजिशन रैंडम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर कुछ उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आ रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ रही है, ये सब आ रहे हैं, इनक्योरेबल जेनेटिक डिफेक्ट्स, अगर श्री गणेश का अटेंशन नहीं। क्योंकि इसमें ये लाइन लिखी है मैंने, श्री माता जी के लेक्चर से ही लिखी है या उन्होंने मुझे उस टाइम बताई है, वो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन श्री गणेशा सेलेक्ट्स द जीन्स फॉर योर चाइल्ड, ये इसमें मैंने 95 में लिखा है, 1995 में। सो इस तरह ये बीमारियां मैंने आपको जो बताई ये हर जगह लिखी हुई हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर मेन चीज़ ये है कि आपको वाइब्रेशन की पहचान होना ज़रूरी है। आपको अपने हाथ पे वाइब्रेशन आने चाहिए और एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता लगना चाहिए मेरा राइट है कि लेफ्ट है, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, और फिर आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। तो जहाँ तक बीमारी की बात है, सहज योगा बीमारी के लिए नहीं बना है। बीमारी ठीक होना जब कुंडलनी अवेकन होगी, आपके चक्रों के थ्रू एनर्जाइज होंगे, चक्र की ब्लॉकेज निकलेगी तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ मेन, वो दो हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि श्री माता जी ने राइट लेफ्ट का क्या बताया, मैंने छोटे में आपको समझाया संक्षिप्त में। दूसरी मेन बात यह है, हम सहज योग में इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं पर हम मेन चीज़ के ऊपर आ ही नहीं पा रहे। जो मेन अवस्था पाने वाली है सहज योग में, वो है आपको आत्मा को, यू हैव टू इनलाइटन योर स्पिरिट। आपको जब स्पिरिट इनलाइटन होगी और स्पिरिट का प्रकाश आपके ब्रेन में आता है और आपका ब्रेन आपकी आत्मा चलाती है, स्पिरिट, तब आप कहते हैं कि पूर्ण आत्म साक्षात्कार हुआ है। जब आपकी कुंडलनी अवेकन हो गई, जब कुंडलनी के कुछ थ्रेड्स अवेकन हो गए और आपके चक्रों के थ्रू ब्रह्म रंध्र से यहां निकल गए, तो फोर्थ स्टेट आती है। फोर्थ, 3 स्टेट में तो आप बैठे हैं, चौथे में जाते हैं। 5वां क्या है? अपने आत्मा के आसपास 7 ऑरा हैं, 7 मंडल हैं। जब आपकी कुंडलनी ऊपर जाके सदाशिव के चरण में लगती है यहां पे, तो मैसेज जाता है आपके 7 आभा मंडल को। ये 7 आभा मंडल जो आपकी आत्मा के आसपास हैं, आत्मा हार्ट में स्थित है और ये आत्मा बिल्कुल मूक साक्षी है। वो आपका सब जानती है लेकिन वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ भी, वो सिर्फ साक्षी रहेगी। ये जब आपकी कुंडलनी आपको सदाशिव के चरण में लगती है तो सदाशिव जी का जो सिग्नल आता है, तो ये जो आपके आभा मंडल हैं 7 आत्मा के आसपास, ये जागृत हो जाते हैं। ये भी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पीठ में जितने 7 चक्र हैं। ये आभा मंडल उसके बाद इन चक्रों पे वर्क करना शुरू करते हैं और इनको इंटीग्रेट, एक धागे में पिरोना शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी श्री माता जी कहती हैं बात कंप्लीट नहीं हुई। जब ये आत्मा की जो प्रकाश है, जब ये ब्रेन में आ जाएगा, यानी कि अभी आप ब्रेन से सोच रहे हैं, जब आप स्पिरिट यहां पे आ जाएगी तब आप शिव रूप हो जाते हैं। तब कोई चीज आपको अफेक्ट नहीं करती, तब मैं आपका खत्म हो जाता है, आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वो, तो ये 5th स्टेट माने बताइए, 5वीं स्टेट, और हर सहयोगी को ये स्टेट में आना है। तो इसके लिए करना क्या है? ध्यान तो हो गया। ध्यान में आपको धीरे धीरे ये कोशिश करनी है कि साक्षी कैसे बने। पहले आपको दृष्टा बनना है, मतलब आप चीज, मैं ये बोल रहा हूं तो मैं आपको देख रहा हूं। इसकी अगली स्टेज है कि मैं दृष्टा बन गया, अभी तो मैं दृश्य देख रहा हूं। उसके दृष्टा क्या है कि मैं अपने आप को देख रहा हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मेरे पीछे है जो देख रही है कि ये डॉक्टर संदीप ये भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेडिकल सेमिनार कर रहे हैं और बहुत इधर घूम घूम के बोल रहे हैं, और ये मैं देख रहा हूँ अपने।
लेकिन जो मेन स्टेट है, अब मैं जब देख रहा हूं तो मैं ये भी देख रहा हूं मेरे अंदर भाव जाग रहे हैं कि हाँ फ्लुएंट बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, नहीं कहानी बता रहे हैं, नहीं उतना अच्छा नहीं कर रहे, नहीं बहुत। अब मैं इसमें जजमेंट दे रहा हूं, भावनाएं दे रहा हूं। तो अभी मैं दृष्टा हूं, साक्षी कब होऊंगा? साक्षी तब होऊंगा जब दृष्टा के बाद एक स्टेट आएगी जिसमें मैं ही खत्म हो जाता हूं। अब सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है। और सबसे सुंदर स्टेट आत्मा की, जब आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तो सिर्फ साक्षी हो जाते हैं। फिर ये कर रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन कोई भावना इससे जुड़ी नहीं, कोई अटैचमेंट बुला नहीं। मैं ही देख रहा हूं कि डॉक्टर संदीप बोल रहे हैं, अच्छा बुरा कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं बोल रहे हैं। उसके बाद किसी ने को ताली बजाई नहीं बजाई, किसी ने अच्छा बोला नहीं बोला, उससे मुझे कोई मतलब। ये है आत्मा का स्वरूप। और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी आत्मा कुछ प्रकाशित हो रही है कि नहीं? आत्मा की 3 चीजें हैं। एब्सोल्यूट पीस, आप अगर टोटल पीसफुल है, एकदम शांत। दूसरा अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मतलब बिना किसी सोच के। जैसे छोटे बच्चे को आप देखते हैं, आप कौन है, अनजान है, अजनबी हैं, बच्चा आपको देख के हंसता है। क्या है उसका? इनोसेंस एंड अनकंडीशनल लव। और तीसरा है डिटैचमेंट, वो किसी चीज से अटैच नहीं है, डिटैचमेंट। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं छोटा सा, कि जब आपकी आत्मा जागृत होती है तो क्या महसूस होता है। राजीव गोयल थे, आप शायद जानते होंगे उनको, हैदराबाद के लीडर थे, और बहुत उन्होंने श्री माता जी के साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा उन्होंने सहज योगा का प्रचार प्रसार और फैलाया आंध्रा में। वो जब स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनके फादर के एक जानने वाले थे माथुर साहब, जो पुराने सहज योगी थे, जिन्होंने हमारे फादर को भी मेडिकल साइंस इनलाइटेंड बुक लिखी थी फादर ने। तो बहुत सारी बुक्स दी थी उस टाइम, कंप्यूटर गूगल वगैरह नहीं होता था, तो बुक से ही रेफरेंस लिखने पड़ते थे, तो वो ला के देते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो उनके फादर ने बोला, भाई ये माथुर साहब हैं, ये कुछ माता जी का करते सहज योगा का मेडिटेशन, बेटा जाके एक बार देख लो क्या है। तो ये गए उनके घर में, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते थे, उनके कुलीग थे। तो आंटी मिली, उन्होंने बोला अंकल तो बेटा बाजार गए हैं, तो तुम बेटा कल आ जाओ। तो इन्होंने कहा अब कल क्या आना मेरे को, ये स्टूडेंट थे यंग। पर रात को इनको लगा जाना चाहिए अगले दिन भी, तो ये अगले दिन चले गए। अगले दिन अंकल थे, तो बोला अंकल वो फादर ने भेजा आपके पास। बोले हाँ, वो सहज योगा का बताना था, आप बैठ जाओ इधर। उनको बिठा दिया, पीछे बैठ गए अंकल। तो उन्होंने करा, ये मैं आत्मा हूँ, ये सब किया। उसके बाद कुंडलनी रेज करी। उनको पूछा कुछ हुआ भाई? तो बोले कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा करा, फिर बोला कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ अंकल। फिर पूछा कुछ हो रहा है बेटा? बोला अंकल होना क्या है ये तो बता दो। तो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, पर होगा क्या ये तो बताओ मेरे को। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुमने कुछ पहन तो नहीं रखा? उन्होंने कहा ये मेरे को किसी ने लॉकेट दिया था, मेरे दोस्त ने, ये हनुमान जी का बना हुआ है। तो हम बाजार में जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को खरीद के दे दिया। बोले बेटा एक्चुअली ऐसा है, इसको तुम उतार के रख दो। तो बोला मैं मानता हूं इनको। कहता रख दो, सिर्फ माँ से सवाल पूछो, माँ क्या आप ही हनुमान जी हैं क्या? और आंख बंद कर लो, शांति से बैठो। तो ये बैठ गए और इन्होंने पूछा माँ क्या आप ही हनुमान जी हैं? और पीछे से कुछ किया और फिर बोल रहे हैं एक बिजली सी कौंधी, जैसे सांप चलता है इनकी स्पाइन पे। और उसके बाद ये कहते हैं मैं पता नहीं कहां 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 आकाश में। और कह रहे हैं मुझे रंग बिरंगी चीजें दिख रही हैं, रंग बिरंगे नज़ारे दिख रहे हैं, हजारों लोग दिख रहे हैं, इतने खुश। और मैं इतना खुश, इतना खुश, इतना आनंद मुझे। मैं वो जैसे लड़कियां खेलती हैं दो पकड़ के ऐसे, कीकली बोलते क्या, वो उस तरह से मैं लोगों के साथ खेल रहा हूँ। और अजीब पहाड़, नदियाँ, तारे, फूल और अनंत, मेरे को आनंद। और उसमें वो घूमते रहे 15-20 मिनट। तो ये माथुर साहब, माथुर अंकल डर गए। इन्होंने उसको हिलाया, भी क्या हो गया? वो आए, बोले हाँ अंकल क्या किया था? बोले बेटा कुछ नहीं किया मैंने, तो वो बस हमारे वहाँ जागृति का होता है, तुम अभी बेटा घर जाओ, तुम घर जाके सो जाओ। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। बाइक स्टार्ट करी, मोटरसाइकिल,
और दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले। अब जो मिले उन्हें, जो लड़का मिले, जो ग्रुप मिले, उसको जाके गले मिल रहे वो। अरे इतनी खुशी है, दुनिया कितनी अच्छी है, हर जगह खुशी है यार, कोई गम नहीं है, तुम भी खुश रहो, प्यार करो लोगों को। अब लोग सोचे ये क्या पागल हो गया है, जो आए उसको मिल रहे वो गले। और कम से कम 20-25 लोगों को गले मिलते मिलते घर पहुंचे, और घर में भी इतना खुश। बोले बेटा क्या हो गया तुम्हें? बोला पता नहीं, मतलब इतनी खुशी है, हर जगह इतनी अच्छी दुनिया है, प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, उसको सुला दिया। कह रहे 3 दिन वो ऐसी स्टेट में रहे। चौथे दिन वो अंकल के पास दोबारा गए, बोले क्या किया था? वो फिर से कर दीजिए। वो बोले नहीं बेटा, वो तो दे दिया एक बार जो देना था। बोले नहीं, वो मेरे को माता जी को मिलना है। बोले नहीं, वो तो यूके में है। नहीं नहीं, वो जब भी आए मुझे बताओ, मुझे माता जी को मिलना है। मैं समझ गया वो कौन है, मुझे उनको मिलना है, और जल्दी से जल्दी बताओ, मैं यूके जाऊं। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं। तो फिर जैसे ही आई इंडिया में मिले, पैर में पड़ गए, माता जी मेरे को पता लग गया आप कौन हो, मुझे अपनी शरण में लो। माँ ने कहा अच्छा आ जाओ, क्या करोगे? बोला मैं जो कहो आप करूँगा। बोला हैदराबाद रहते हो तुम, इसको फैलाओगे सहयोग को? मैं आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो उनको क्या हुआ, उनकी उस टाइम आत्मा प्रकाशित हो गई थी, और सारे गुण उस आत्मा के उनको फील होने लगे, जिसका सबसे बड़ा गुण है अनकंडीशनल लव, दूसरा है जॉय, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस नहीं। अभी खुश हो गया, 100 करोड़ की लॉटरी निकल आई तो खुश हो गया, लेकिन एक नंबर देखा, एक अगर और मिल जाता तो 1000 करोड़ की आती तो बहुत दुखी हो गया, एक नंबर और रह गया मेरा। इस तरह से ये सुख और दुख एक ही कॉइन के 2 सिक्के, लेकिन जॉय होता है वो एब्सोल्यूट होता है। तो वो जॉय जो उसको महसूस हुआ वो है आत्मा की अनुभूति। तो अगर वो अनुभूति आप लोगों को या हम में से किसी को भी होती है तो उसको भाग्यशाली समझना चाहिए, और उसकी तरफ निरंतर अपना प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें वो स्टेट दो श्री माता जी जिसमें हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाए। और जहाँ तक फेथ की बात है, फेथ जो आपकी हीलिंग है, आप मेडिकल सेमिनार करके आए, मैंने आपको डिजीजेस तो बताई, चक्र भी बताए, क्लियरिंग भी आपको बड़े सिंपल ही है कि लेफ्ट साइड क्लियरिंग में 3 कैंडल ट्रीटमेंट है, मटका ट्रीटमेंट है, फुट सोक ल्यूकवार्म वाटर में, और ऐसे ही राइट साइड में थोड़ा ठंडे पानी में फुट सोक कीजिए, और आइस पैक लगाइए लिवर पे, स्वादिष्टान पे, राइट आज्ञा पे, और ये सबको पता है। और इसके बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पे भी हैं, श्री माता जी के खुद के, आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, एक छोटा सा बता के मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपका हमन चालू करना है, कि हमारे हेल्थ सेंटर में जब डॉक्टर मधुर थी वहाँ इंचार्ज, मैं उनको हेल्प करता था, थोड़ा रिसर्च वगैरह देखता था। तो पूना के एक सहयोगी सुनील करके अभी भी हैं उनके पास, वो आए, मैं उनको पहचानता नहीं था, तो मेडिकल जितने सीरियस प्रॉब्लम्स होते थे मैं वहाँ देख लेता था। तो वो आए, बोले कि मेरे फादर को एक दिन के लिए यहाँ रख लीजिए हेल्थ सेंटर में। तो मैंने उनसे कहा कि आपके फादर को क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे को बोले सर उनको थ्रोट कैंसर है, और पर मैं एक दिन, इनका ऑपरेशन ड्यू है कमांड हॉस्पिटल पूना में, मैं दिल्ली से लाया हूँ, एक दिन मैं यहाँ रोक के फिर मैं ले जाऊँगा। मेरा दिमाग थोड़ा ठनका, मैंने कहा थ्रोट कैंसर है, मैं एक बार देख लूँ पेशेंट को, क्योंकि हमारे पास कोई इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, मैं हालत देख लूँ। कह रहा सर छोड़ो, आप एक दिन रुकने दो। मैंने कहा नहीं, मेरे को देख लेने दो। मैं देखने गया उनको, तो वो ऑलमोस्ट सांस ही नहीं ले पा रहे थे, चोक कर रहे थे। मैंने बोला अरे भाई ये तो बहुत सीरियस कंडीशन है इनका, हम कैसे रख सकते हैं यहाँ, रात को कुछ हो जाए। बोला सर मेरा विश्वास है, ये मैं ले तो जाऊँगा इनको ऑपरेशन के लिए, एक रात के लिए रख लो। अब उस लड़के का विश्वास, उसका ये, इधर मुझे लगा कि ये रात को ही कुछ ना हो जाए, तो अब हेल्थ सेंटर से कहाँ क्या करेंगे। बहरहाल उसकी इतनी तीव्र इच्छा, तो उसको हमने कहा ठीक है आप बाहर के कमरे में रुको, लेकिन कुछ सीरियस हुआ तो मैं रात को ही भेज दूंगा। एम्बुलेंस वाले से बात करके रखी, रात को रखा, और हुआ वही रात के 2:30, 3, 4 बजे के करीब वो उनको सांस ही बंद होने लगा, तो बगल के हॉस्पिटल में ले गए फिर उनको, और वहाँ से फिर उन्होंने 1 आध दिन रख के कमांड हॉस्पिटल भेज दिया पूना। अब ये लड़का मुझे बाद में मिलता है,
और बहुत मुझे थैंक्स कर रहा है, सर आपने कुछ घंटे रखा वहाँ पे। मैंने कहा सॉरी बेटा, मैं तो पूरी रात नहीं रख पाया क्योंकि मैं भी घबरा गया था कि कहीं कुछ ना हो जाए। कह रहे नहीं अभी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, उसने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक हो गए यार, वो तो बिल्कुल मतलब हालत उनकी बहुत गंभीर थी। बोला नहीं ठीक है सर, अभी तो मार्केटिंग करते हैं, सारा वही करते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, वो मार्केट का काम करते हैं, सारा जाते हैं अपना ऑफिस। मैंने बोला अरे, मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर कुछ नहीं, यहाँ से हम कमांड हॉस्पिटल ले गए पूना, तो सर इनके 13 सेंटीमीटर का कैंसर था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे डॉक्टर्स ने बोला था 6-7 घंटे का ऑपरेशन होगा और बचेंगे कि नहीं हम कह नहीं सकते, इनको बहुत बड़ा कैंसर है और सब जगह फैला हुआ है, पीछे खाने की नली में भी गया हुआ है, तो निकल पाएंगे तो नहीं। और तो मैंने उनको कहा कि साहब आप करो, लेकिन एक काम करना, अब आप जोड़ के देखिएगा जो पहले मैंने आपको फोटो वाली बात बताई थी, एक काम करिएगा कि ये मेरे माता जी हैं, इनका फोटो आप रख सकते हो ना? बोला नहीं नहीं भाई, ऑपरेशन थिएटर में हम फोटो कहाँ रख देंगे। बोला साहब मेरे फेथ की बात है, आप छोटी सी फोटो है कहीं किसी मशीन के कहीं पे भी रख दो। तो उन्होंने सोचा यार इतना सीरियस केस है, इसको तो कुछ हो भी जाएगा, अगर अभी इसकी बात नहीं मानी तो बाद में ये रिलेटिव्स प्रॉब्लम करेंगे मुझे। तो इसकी बात मान के वो डॉक्टर ने वो फ़ोटो रख दी सामने, जो आगे सामने एक्सरे करते रहते हैं उसके सामने रख दी और ऑपरेट करने लगा। अब ये 13 सेंटीमीटर का था, तो जब ऑपरेट करने लगा तो इन्होंने कहा अब 6-7 घंटे लगेंगे और पता नहीं पिताजी बाहर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये भी प्रे करने लगा, पर इसको तसल्ली थी कि माँ की फ़ोटो रख दी। अब डॉक्टर निकल आया आधे पौने घंटे बाद बाहर, तो इनको लगा गए। नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोला कर दिया मैंने और ठीक है। तो आप तो बोल रहे थे 5.5 से 7 घंटे लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो जल्दी हो गया। ये बात तो ठीक है, पर ये बताओ कि ये कौन है? वो फोटो ले आए बाहर, बोले ये कौन है? आपकी मदर है क्या? नहीं मेरी गुरु माता है। अच्छा क्या नाम है? ये बोला। कहाँ रहती हैं? तो उन्होंने कहा सर आप क्यों पूछ रहे हैं? कह रहे यार कि बड़ी अजीब चीज़ हुई कि मैंने आपके फादर को जब ऑपरेशन से खोला यहाँ से, तो क्या हुआ, उनका जो विंड पाइप था वो पूरा पीछे फूड पाइप में चिपक गया था। तो मेरे को, पूरी बात सुनिए, तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं उसको अलग ही नहीं कर पा रहा था। खाने की नली और सांस की नली एक में चिपकी हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको अलग कैसे करूं। अलग करूंगा तो दोनों कट जाएंगी, दोनों टूट जाएंगे। अब मेरे पसीना पसीना हो गया। तभी मैंने ये आपकी माँ की मेरी नज़र पड़ी उस फोटो पे, तो मुझे लगा ये फोटो कह रही है डॉक्टर डू यू थिंक आई एम जस्ट ए फोटोग्राफ? क्या आप ये समझ रहे हो मैं सिर्फ फोटो हूं? तो डॉक्टर, सीनियर मोस्ट डॉक्टर कमांड हॉस्पिटल का, तो उसने कहा कि मुझे कुछ समझा नहीं। कहता उसके बाद ये जो आपकी माता जी हैं, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऑपरेशन कराया है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इन्होंने सारा कराया है। और जो तुम्हारी 13 सेंटीमीटर की जो ग्रोथ थी, 13 सेंटीमीटर का कैंसर सिर्फ 3-3.5 सेंटीमीटर ही निकला, रह गया, मुझे बाकी दिखा ही नहीं, वो है ही नहीं वहाँ पे, वो भी गायब हो गया। और इसलिए मैं इतनी जल्दी करके 1-1.5 घंटे में वापस आ गया। और मुझे इनसे मिलना है, माता जी से, मुझे भी मिलाओ इनसे। और जब उसने ये कहानी मुझे बताई तो मैं भी इतना अचंभित हुआ कि मैंने कहा कि ये तो पूरा इट्स अ बिग मिरेकल। और ये बात है सर 2005-3-4 की, मैक्सिमम 5 होगा। आज भी वो पूना में उसके फादर 5 के बाद आज भी हेल एंड हार्टी। हर बार जब वो मिलते हैं तो पूछते हैं भाई सब ठीक है? कहते हैं सर ठीक चल रहा है। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ तुम्हारी बात, तुम्हारे फादर की बात मैं सेमिनार में बताता हूँ, तो बहुत खुश होते हैं। बोला सर वो मिरेकल हो गया। वो बार बार ये कहते हैं आपने रख लिया। मैंने कहा मैंने क्या रख लिया, वो तुम्हारे पास तुम्हारा फेथ काम कर गया। इसमें 2 चीज़ें समझने की है। उस लड़के का फेथ कि मैं अगर माता जी पे सरेंडर करके करूँगा, फोटो लगा दो, सब लगा दो, उसके बाद होने दो जो होता है। और फोटो की बात, अब आप देखिए कैसे बात जुड़ती है।
95 में श्री माता जी कहती मेरी फ़ोटो दे दो पेशेंट ठीक हो जाएगा, आपको समझ नहीं आती। उसके बाद आप देखते हो माता जी अपनी फ़ोटो लगा के भी कई बार प्रोग्राम कर रही हैं। उसके बाद आप ये देखते हो कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कह रहा है ये फ़ोटो नहीं। उसके बाद आप लेक्चर सुनते हो, माँ कह रही है इसमें मेरी फ़ोटो में 5 एलिमेंट हैं, मेरी इच्छा है, मेरी प्रेम शक्ति है और जागरूक करने की शक्ति है। तो ये 30 साल में जाके कनेक्ट हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 30 साल में मुझे समझ आया फोटो की इंपॉर्टेंस। और दूसरी ये सुनील जनकवार से समझ आई फेथ की इंपॉर्टेंस। तो ये इतनी चीज़ें मेरे माइंड में इम्प्रिंट हो गई हैं कि हर 2-3 साल बाद मैं ये स्टोरी किसी न किसी सेमिनार में ज़रूर बताता हूँ ताकि लोगों का विश्वास इसमें दृढ़ हो। लेकिन मेन बात वही है कि बीमारी आनी जानी चीज़ है। श्री माता जी पे फेथ रखिए। जो भी आपको चक्र लग रहा है, जो आपको हाथ पे लग रहा है वो फाइनल है, उस पे आप ट्रीटमेंट कीजिए। नहीं ठीक होता तो सेंटर्स वगैरह पे जाके अपने लीडर्स वगैरह से हेल्प ले सकते हैं, फिर हेल्थ सेंटर से ले सकते हैं, हेल्थ सेंटर्स में जा सकते हैं। और बीमारी पे ही केंद्रित मत रहिए, ध्यान की पद्धति में डेप्थ लाइए, साक्षी भाव लाइए। माता जी से किसी ने पूछा था डीप होने के माता जी गुण क्या है, तो उन्होंने कहा श्री माता जी ने डेप्थ होने के 2 गुण चाहिए आपको, डिटैचमेंट एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एंड डिटैच। फॉरगिव आप सब बोलते हैं, हमने माफ कर दिया, क्या आप माफ करते हैं? आप माफ नहीं कर पाते। माफ करना सबसे मुश्किल काम है। आप बोलते जरूर हैं, माफ नहीं कर पाते, वो रह जाती है कई बात। दूसरी बात डिटैचमेंट, बच्चे से, बीवी से, माँ बाप से डिटैच। श्री माता जी बोलती हैं भाई ये तुम्हारे जस्ट नातेदार हैं, पिछले जन्म में ये सोल्स आसपास थी इसलिए आ गई हैं। असली रिश्तेदार आपका सहयोगी है। आप सहयोग में आप बढ़ाइए रिश्तेदारी, सहयोग में प्रेम बढ़ाइए। असली रिश्तेदार आपके सहयोगी हैं, क्योंकि वो जागरूक आत्मा आपकी और उसकी एक दूसरे को अनुभव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा क्योंकि हमारे को अपना हवन का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता जी का जिन्होंने मेरे को ये अवसर दिया कि मेरे दिल में जो बात थी मैं आपको बता सकूं। और मुझे सबसे अच्छा श्री माता जी की बात करने में ही लगता है, क्योंकि मेरे लिए वही सत्संग होता है। और बाकी जहाँ तक ट्रीटमेंट वगैरह की बातें हैं वो हर जगह लिखी हुई हैं। किसी और सेमिनार में बहुत डिटेल में हम लोग बैठ के डॉक्टर मधुर के साथ, उन्होंने बहुत साल ट्रीटमेंट किया है तो बहुत मेरे से अच्छा बता सकती हैं आपको। लेकिन श्री माता जी मुझे ये अवसर देती हैं ये चीज़ें अपने बारे में बताने का। और यहाँ मैं बताने नहीं आया हूँ आपको, यहाँ श्री माता जी मुझे ठीक करने के लिए भेजती हैं। मेरे चक्रों में जो प्रॉब्लम है, मेरे को जो वाइब्रेशन की ज़रूरत है, उसके लिए शायद मेरे को यहाँ भेजती हैं। पर अनुकंपा और उनका कंपैशन इतना कि बेटा जाके ठीक हो, लेकिन चलो तुम्हारे को स्टेज पे बिठा देते हैं, माइक दे देते हैं, ताकि आराम से तुम्हें कुर्सी भी दे देंगे बैठने के लिए, वो जाओ पूजा वूजा कर लो। लेकिन गलती से ये मत सोच लेना कि मैं लोगों को सहयोग सिखाने आया हूँ या उनको कुछ बहुत बड़ा ज्ञान देने आया हूँ। तुम बेटा खुद ही ठीक होने आए हो। लेकिन हाँ, ये अच्छा है कि तुमने 1-2 बातें मेरी बता दी। मैं सोचता हूँ माता जी यही कह रही होंगी। जय श्री माता जी। बैठिए ना। जय श्री माता जी। बहुत ही बढ़िया, अभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बढ़िया सेमिनार यहाँ पे होगा। और डॉक्टर साहब से श्री माता जी के साथ में जो क्षण उन्होंने गुजारे हैं और उन्होंने श्री माता जी ने उनको इंस्पायर किया है हेल्थ सेंटर चालू करने के लिए, डॉक्टर संदीप राय को और उनके पिताजी डॉक्टर यूसी राय को। आपने जो पुराने सहयोगी होंगे उनको पता है कि डॉक्टर यूसी राय का क्या योगदान है सहयोग मेडिकल साइंस में।
तो डॉक्टर साहब ने बहुत सी बातें यहाँ पे बताई जो हमको पता नहीं है, हमने कभी सुनी भी नहीं थी। थैंक यू डॉक्टर। और सिर्फ आरोग्य सेमिनार या हेल्थ सेमिनार नहीं हुआ यहाँ पे, या चर्चा नहीं हुई है, उसकी संगोष्ठी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमारा जो सरेंडरिंग है और जो चीज़ आज आपके समझ में आई कि नहीं वो आपको पता है, लेकिन मेरे समझ में ऐसा आया कि फ़ोटो का को क्या महत्व है। श्री माता जी ने बहुत बार बोला है फ़ोटो के बारे में। हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो ऐसे सेमिनार में जाते हैं, पूजा में जाते हैं, हवन में जाते हैं, बहुत जगह हमारे रेगुलर सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स पे जाते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसको बाबा मामा ने एक वर्ड में उर्दू में कहा है इल्म, जो इल्म है उसका जो इसेंस है वो इसेंस समझना आवश्यक है। तो जो डॉक्टर साहब ने आज हमें इस माध्यम से इल्म बताया कि फ़ोटो क्या है, फ़ोटो का महत्व क्या है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे सबके लिए, और ना कि हमारे लिए, आउटसाइड वर्ल्ड जो है उनको भी बताने के लिए। और अनेक किस्से हैं, अभी टाइम नहीं है। हेल्थ सेंटर में बहुत सी चीज़ें हुई है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूसी राय और डॉक्टर बाद में डॉक्टर संदीप राय और डॉक्टर मधुर राय के ज़माने में बहुत सी चीज़ें हुई, अभी भी हो रही है, अभी भी उनके ज़माने के डॉक्टर्स वहाँ पे है। तो ये तो एक हेल्थ सेंटर है, ये कुछ हॉस्पिटल नहीं है। तो हम भी इसका कुछ इसेंस यहाँ से लेते हुए इस प्रोग्राम को आपके सामने प्रदर्शित तो किया है और श्री माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और इतना अच्छा बढ़िया यहाँ पे चर्चा ही बोलूँगा मैं, कुछ ऐसा उपदेश या ये नहीं बोलूँगा, किया है, तो हम जोर से डॉक्टर साहब की ताली बजा के एक और हमारे नासिक परिवार के तरफ से और ये पूरा सेमिनार इसके तरफ से मैं भोले साहब और अभी हमारे दूसरे एक एक्सपर्ट भी आए हैं ठाकरे साहब, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इनको फेलिसिटेट करें। आइए। हाँ, श्री माता जी के सामने, हाँ, श्री माता जी के सामने।